और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है। तो हमने आज का दिन इसलिए चुना कि ये बहुत शुभ दिन भी है और आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं और बेटियों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी बहुत प्रमोट करते हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत प्रमोट करते हैं। और मेट्रो मिरर भी हमेशा से बेटियों को और युवाओं को प्रमोट करता आया है। हमने आज से करीब 12 साल पहले डॉटर्स ऑफ भोपाल करके एक प्रोग्राम किया था जिसमें समाज की अलग अलग बेटियों को और महिलाओं को सम्मानित किया था। और इसके बाद में हमने एक 10 इंस्पायरिंग यंग माइंड अवार्ड प्रतियोगिता की थी। उसमें भी विनर्स 10 में से 7 बेटियां हैं, है ना। तो हम आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है माउंटेनियरिंग का और एवरेस्ट फतह करने का, उससे हम खुद सम्मानित हैं क्योंकि आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं। और हम आज आपसे इस संबंध में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप एवरेस्ट क्लाइंबर हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला और बेटी जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ी है। मेघा जी, मेट्रो मिरर सेलिब्रिटी सर्कल में आपका स्वागत है। अपने बारे में और परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। आपकी परवरिश कहाँ हुई और कैसे हुई? मेरा नाम मेघा परमार है और मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ साथ 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन सबमिट किया और टेक्निकल स्कूबा डाइवर हूँ मैं। 147 फीट नीचे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग करने वाली पहली लड़की हूँ। इसी के साथ मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सांची दुग्ध संघ और मध्य प्रदेश हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरा गांव है छोटा सा भोजनगर, खेती बाड़ी करते हैं मेरे पापा, तो उसी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। एवरेस्ट फतह करने का विचार आपको कैसे आया? ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मेरे को माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है, बट शुरू से था कि कुछ तो करना है। मुझे समझ नहीं आता था कि पहले क्या करना है। स्टार्टिंग में तो ड्रीम्स जस्ट लाइक ऐसा था कि सिर्फ राख से बर्तन नहीं मांजना, घर में फ्रिज हो, तो ऐसे कोई सपना नहीं था कि माउंटेनियरिंग करनी है। कॉलेज में पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तब पहली बार क्लिक हुआ था कि अरे मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं किया तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। इस सफ़र में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई वो बताएंगे आप? काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है एक्चुअली। हमारे मतलब 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है हमारा। 4 कैंप होते हैं, हमेशा रात को क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, स्नो हार्ड होती है, वेव लॉन्च आ जाते हैं, लेडर्स क्रॉस करने पड़ते हैं और कैंप लगाते हैं। डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि यूरिन का कलर रेड हो जाता है। 7900 मीटर के बाद सप्लीमेंट ऑक्सीजन से जाना पड़ता है। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप जिंदा वापस आ जाओ। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लोग पहुँच जाते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं कि ज़िंदा बच के आ पाते हैं। -47 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होती नहीं, आप उस टेम्परेचर में इंडिया का फ्लैग निकालते हो, फीलिंग डिफरेंट होती है। सो डिफ़िकल्टीज तो बहुत होती है। आपको ट्रेनिंग और एवरेस्ट फतह करने में काफ़ी खर्च भी आया होगा, है ना। तो आपको सरकार या प्राइवेट संस्थाओं से कोई सहयोग मिला है? हाँ, मतलब मुझे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश से कोई लड़की माउंट एवरेस्ट नहीं गई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार का सपना था कि उनकी मध्य प्रदेश की कोई बेटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मध्य प्रदेश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी थी और ट्राइडेंट ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो दोनों, क्योंकि ट्राइडेंट ग्रुप अपने हर टॉवेल पे लिखता है कि उनका लोगो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे गया है, तो ये ब्रांड का भी बड़ा प्रमोशन होता है। सो 2 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। अच्छा, ट्राइडेंट ने भी कितना सपोर्ट किया? 12 लाख रुपए का सपोर्ट किया। अच्छा, उससे मतलब सारा खर्चे आपके नहीं? अच्छा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो युवा आपकी तरह एवरेस्ट फतह करने की सोच रहे हैं, है ना, उन्हें आप क्या सलाह देंगी और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ऑफकोर्स सबसे पहले तो ज़िद्दी होना चाहिए। जिद्दी?
स्टार्टिंग में दर्द होता है तो हम लोग गिव अप कर देते हैं, तो नेवर गिव अप वाला थॉट होना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेनिंग प्रॉपर करनी है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स करने हैं, और 25 लाख रुपए की राशि लगती है, तो स्पॉन्सरशिप के विषय में भी सोचना है। फिज़िकल के साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 70% मेंटल फिटनेस काम आती है, 30% फिज़िकल। बट 10 किलोमीटर हर दिन रनिंग करना है, 21 किलोमीटर करना है, ये सब कुछ तो ठीक है। उसके बाद भी आपको माउंटेनियरिंग का नॉलेज हो, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुल समिट हो सकता है। सो ये थॉट बिल्कुल तैयार है कि ज़रूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ हो। तो मैं उन्हीं लोगों को कहूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, वही माउंटेनियरिंग या माउंट एवरेस्ट जैसी फील्ड की। मतलब इसमें नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, अदरवाइज तो आप आधे रास्ते से ही लौट के आना पड़ेगा हो सकता है बहुतों को। लेकिन आपको कोई ऐसी खास तकलीफ नहीं हुई फिजिकली? हाँ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है 3 जगह से। अरे तो मेरा ट्रेनिंग के दरमियान में मैं 12 फीट से नीचे गिर गई थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो गए थे। देन रिकवरी के बाद मैं 1.5 साल का ब्रेक लेने के बाद माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुल समिट हुआ। अच्छा अच्छा। आजकल के युवाओं को आप जानती हैं, है ना, तो आजकल के युवाओं को आप क्या अच्छाइयाँ देखते हैं और उनमें क्या बुराइयाँ देखते हैं? अभी का टाइम है क्विक लर्निंग। पहले क्या होता था, आधा टाइम तक ट्रैवलिंग में, जानकारी खोजने में निकल जाता था। अभी लोग यूथ के पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है कि क्विकली हो जाएगा ना, बट वही क्विकनेस उनके लिए अभिशाप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो खोजते क्या है और वो देखते क्या है, वो भूल जाते हैं जब वो खोज करने के लिए बैठते हैं। सो इंटरनेट का यूज़ कुछ युवा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और कुछ यूथ उसी इंटरनेट की वजह से डूबते जा रहे हैं। सो दोनों चीज़ें, पेशेंस कम हो गया है, बट अभी के युवा में यदि चीज़ें फास्ट हुई है तो धैर्य ख़त्म हो गया है, सुनने की क्षमता कम हो गई है, और बड़े लेज़ी से भी हो गए हैं। फ़ोन ने इतना लेज़ी बना दिया है कि जो फिज़िकल जो वर्क था कहीं ना कहीं कम हो गया है, छोटे छोटे दैनिक क्रियाकलापों से आप जोड़ लेंगे तो। सो स्पेशली अपनी फ़िटनेस पे बच्चों को इस समय बहुत ध्यान देना होगा कि जिम की फ़िटनेस के अलावा मेंटल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को अलग से वो ध्यान रखें। एंड खान पान का भी जो मैं देखती हूँ, यूथ आजकल फास्ट फूड पर ज़्यादा आकर्षित होता है, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि वो किस फूड की वजह से उसका हेल्थ बनेगा। तो कुछ बेनिफिट्स है यूथ के साथ नए, और कई डिसएडवांटेज भी है। लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि आज का यूथ अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे कि मतलब इस समय वो मल्टीटास्कर के रूप में काम कर रहे हैं। सो आजकल का यूथ मुझे लगता है मंझा हुआ है, भी धीरे धीरे पेरेंट्स की भी उतनी वैल्यू समझने लगा है, तो है समझने लगा है। पहले नहीं समझता था। नहीं, आप देखेंगे आपकी एज के बाद मिडिल एज के जो लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रति ज़्यादा नीरसता आ गई थी। अभी के बच्चों में फिर से आप देखेंगे कि मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, पेरेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझने लग गए। या कोविड रीज़न हो सकता है या क्या रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, बट रिलेशन अब समझने लगे कि रियल रिलेशन की वैल्यू करना। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक ये हॉबी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा? मुझे लोकगीत गाना बहुत पसंद है। अच्छा, लोकगीत गाना पसंद है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, मुझे नई नई जानकारी लेना पसंद है। मुझे मतलब लेज़ी कभी कभी रहना पसंद है, कि कोई बर्डन ना हो, एक नियमित दिनचर्या होती है ना, उसके अलावा हफ्ते में एक दिन, मतलब हाँ फ्री, बिना 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 नियमितता के जो अपनी इच्छा वो करो, सुबह 12 बजे उठो ना, 12 बजे नहीं, पर जैसे पेंटिंग कर लिया, ड्राइंग कर लिया, छोड़ दिया, फिर ब्रश, कुछ देर में खाना बना लिया, फिर ड्राइंग कर ली। तो ऐसे चीज़ें भी मुझे पसंद है, कि रूटीन लाइफ के अलावा जो थोड़ा डिफरेंट लाइफ है, वो मेरा हॉबी है। मतलब कभी कभी मैं अपने आप को वैसा जीना पसंद करती हूँ। हाँ, नहीं वो अच्छा भी लगता, कम से कम हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दो तीन दिन या जो भी है ना। अब आपकी क्या क्या महत्वाकांक्षा है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहेंगे? मैं बहुत महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, और मैं हमेशा प्रोडक्टिव लोगों से बात करती हूँ। जो लोग प्रोडक्टिव नहीं हैं, जो चिल करते हैं, मैं उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े बड़े सपने हैं। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ चिल करने लगी तो मैं भी कुछ देर में चिल करने लग जाऊँगी, तो सपने से धरे रह जाएंगे। सो मेरे
काफ़ी सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, मुझे और ऊपर जाना है। माउंट एवरेस्ट पे तो मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मुझे उड़ना है। सो उसी के लिए मैं लगी हुई हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो कभी कभी जो सपने आप खुल के पूछना चाहते हो वो मैं बता नहीं पाऊँगी। हमारे यहाँ दादी बोलती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो जब तक आप पूरा नहीं कर लेते तब तक मत बताओ। हाँ, नहीं कोई सीक्रेट चीज़ नहीं बताया, लेकिन मतलब एक हाँ, मोटिव। मैंने बताया कि मैं उड़ना चाहती हूँ, उड़ूंगी मैं बहुत जल्दी। हाँ हाँ। और प्रोफेशनली जैसे ये तो एक आपका एज ए प्रोफेशनली करूँगी। अच्छा इन सब से मेरा अर्निंग हो रहा है अभी। इन सब चीज़ों को मैं प्रोफेशनली करूँगी। मैं 40 मिनट बोलने के 50,000 रुपये लेती हूँ। तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं मार्केट में हूँ। अच्छा, मोटिवेट आपको कहीं मौका। कई सारे स्कूल कॉलेजेस में बुलाती हूँ, क्योंकि सब लोग माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते ना, भोजनगर से वहाँ तक। कई लोगों की इच्छा होती कैसे हुआ, क्या हुआ। सो एक टाइम के बाद आप कहीं भी अपनी चीज़ों को बिना मतलब आप पूरी ट्रेनिंग की तरह उनको बताते हो, देते हो यानी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो एवरेस्ट पे चढ़ना चाहेंगे तो उनको, उनके लिए वो एक डेफिनेटली वो आपकी सरकार, समाज और मीडिया से क्या अपेक्षाएं हैं, जो हमने इन लोगों से भी पूछा था। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। नहीं, कुछ एक्सपेक्ट मतलब किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन। मेरे को ये था कि मैं एक बार गवर्नमेंट के पास, ये जॉब वॉब का होता है ना, लोग बोलते हैं जॉब जॉब, तो मुझे लगता है कि सरकार के भरोसे तो मैंने माउंट हाँ, नहीं जॉब नहीं हो, उसके अलावा भी नो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे पर्सनली रीज़न पे। यदि सामाजिक तौर पे कही जाए तो मुझे लगता है कि तीनों स्तंभ हिले हुए हैं अभी, तो उनमें ज़रूरी है थोड़ा स्थिरता लाने की। कोई भी, सबका भरोसा उठ गया एक्चुअली। हम लोग भारत के वो लोग विश्वास पे जीते हैं, पर कहीं ना कहीं यदि आप सरकार पे देखेंगे तो नहीं, लेकिन आप चाहेंगे कि सरकार अच्छे लोगों को प्रमोट करे, अच्छे लोगों को मौका दे, मीडिया भी अच्छे लोगों को प्रमोट करे, बताए। जो आप कर रहे हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है ना कि मेरी लिस्ट में अभी जैसे 10 लोग हैं, तो मैं बारी बारी से हम लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं, और हम बहुत पॉजिटिव लोगों को ही बुलाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। क्योंकि उसके बिना तो कोई, आप पॉजिटिव नहीं है तो वो तो जड़ से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप चढ़ने से पहले अगर आपने सोच लिया कि मैं गिर जाऊंगी, तो आप थोड़ी चढ़ेंगे फिर। तो पॉजिटिव तो लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम आप करें तो मतलब अपेक्षाएं मीडिया से तो जो है वो आपने बता दी है, सरकार से और समाज से कोई इस तरह की खास नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन में है क्या मेरे से? नहीं है। तो मैं अब चाहूँगा कि आप दोनों जो हमारे 10 इंस्पायरिंग यंग माइंड अवार्ड विनर्स हैं, वो 2-2 क्वेश्चंस आपसे करें। हेलो मैम, आई एम नकुल, आई एम जर्नलिज्म स्टूडेंट एंड राइट नाउ मैं बहुत मल्टी टास्किंग काम कर रही हूँ सर के साथ, और काफ़ी सर से सीखा भी है मैंने। तो मेरा एक्चुअली आपसे सबसे पहला सवाल ये था कि हर के लाइफ में कोई एक बुरा वक्त आता है, और उस बड़े वक्त से हम कुछ सीखते हैं, तो फिर एकदम ठान लेते कि हाँ अब तो इसमें करना ही करना है। तो आपके लाइफ में एक कौन सा ऐसा बुरा वक्त आया जो जब मेरी रिलेटिविटी टूटी थी, जब मैं वापस आई थी, कोई साथ नहीं था मेरा, तो मैं नेगेटिविटी बहुत सारी आ गई थी। तब लगा था सब छोड़ दूँ। 2 मन काम कर रहे थे कि नहीं छोड़ना है, दूसरा मन गया तो छोड़ दो। तो आपका शरीर नहीं रहेगा, नौकरी पैसा कुछ नहीं रहेगा, तब क्या करूँगी? नेवर गिव अप कर दूँ ना। तो जो नेवर गिव अप वाला थॉट उसी समय आता नहीं, छोड़ना नहीं है। फिर मैं अपने आप से बोलती थी, जैसे हमारे आगे थे ना, राम राम का नाम इतनी बार करो कि रोम रोम में आ जाए। तो मैं बोलती थी कि जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। तो इस लाइन ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, और इसी की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। तो वो मोमेंट के बाद इस लाइन ने मुझे वापस पूरा तैयार किया। मैम, जब आप विन हो गया, जब आप वहाँ तक एवरेस्ट तक जीत गए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपकी फैमिली में सबसे पहला कौन आएगी? जैसा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सबसे पहले मैं उन्हें बताऊँ कि मैं माउंट एवरेस्ट जाने से पहले मेरे पापा से बात हुई थी। तो पापा ने मुझे, बेटा तू आएगी कि नहीं आएगी? तो वो कान में आवाज़ मिल रही थी पापा की। तो जब मैं वापस आई थी तो मेरे को वही आवाज़ याद आ रहा था कि भाई मेघू तो आ गई। तो मेरा पहले मन में ये था कि मेरे को मेरे पापा से मिलना है, कि चाहे जो हो जाए। एक होता है ना कि एयरपोर्ट पे भी वहीं जल्दी से दिख जाए, गले लगा लूँ मैं पापा को। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतने बड़े अभियान के, प्रधानमंत्री के जो अभियान के आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं MP के। हाँ
तो इतनी मतलब बेसिक ग्राउंड लेवल से आपने जब लड़कियों को देखा, उनकी बुरी कंडीशंस को देखा, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या मतलब प्लान या कुछ ऐसा सजेशन आया कि इतने ग्राउंड लेवल से हम लड़कियों को उस एवरेस्ट तक या हम उनकी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ जर्नी होने वाली है। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे उस टाइम जब आप ब्रांड एम्बेसडर थे? सो अभी जो हूँ अभी मैं सो एक्चुअली उस समय अभी जो मैं काम कर रही हूँ गाँव पूरे 52 जिलों में से मैं 12 जिले विजिट कर चुकी हूँ। मैंने जो दो तीन चीज़ें फेस की हैं, पहला तो गांव में जन्म के समय ही जो गड़बड़ कर दिया जाता है, उत्सव नहीं मनाते वो प्रॉपर, तो उस पर सबसे ज़्यादा काम करने का ज़रूरी है कि हम दोनों को बांटे ना। जो आप कह रहे हैं कि बाद में क्यों इतनी दिक्कत स्टार्टिंग में हो जाता है, लड़कियों का टाइम थाली और गुड़ बटता है, लड़कों का टाइम ढोल और पटाखे फूटते हैं, मिठाई बटती है। सो जेंडर इक्वलिटी जन्म से शुरुआत करवाई हमने कि उत्सव मनाओ, दोनों का मनाओ एक जैसा। वो एक बहुत प्रभाव लाया कि जन्म से पॉजिटिविटी आ गई, सेलिब्रेशन इक्वल। सेकेंड, मैं बच्चियों के समय ब्लैकमेल होते हुए बहुत दिख रही हूँ बच्चियों को, स्पेशली जो सर्वे के बाद जो मैंने घूम के महसूस किया कि पढ़ाई तक भी बच्चियाँ पहुँच गई हैं, पर बच्चियों का ड्रॉप आउट या सुसाइड का या फिर बाकी चीज़ों का रेशो जो इसलिए बढ़ता जा रहा है, स्पेशली आप लोग मेरे एज की लड़कियों का, बच्चियाँ भयंकर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। स्पेशली डिजिटल मीडिया के तहत ब्लैकमेलिंग होता है, जो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रही है। तो इस पर हम लोगों ने हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन निकाला, पहला कदम ही सुरक्षा है। इस तक तो बहुत कम केसेस पहुंच पाते, पहली बार बच्चों को ही रोकना पड़ेगा कि पहली बार में रोको कि पहला कदम आपने सुरक्षा के लिए नहीं लिया, चाहे वो घरेलू हिंसा हुई, चाहे वो कोई भी ब्लैकमेलिंग हुई है, कोई भी रीज़न हो, पहली बार में ही फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे ये दो चीज़ समझ में, तीसरा महिला सशक्तिकरण कभी रैली निकालने से नहीं होता, ना ही मेरे लोगों को बुलाने से होगा। महिला सशक्तिकरण कब होता है? जब 10 रुपये महिला खुद से कमाती है, पिता पुत्र पति पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो महिलाओं के पॉकेट मनी जनरेट हो, भले वो महीने के 2000 कमाए, कंडे बेच के कमाए, चाहे कांच बटन करके कमाए, तो उनकी आर्थिक स्टेबिलिटी पे मैं ज़्यादा जोर फाइनेंशियल तो डिसीजन पावर आता है, कॉन्फिडेंस आता है। मैम, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट पर अभी हाल ही की एक रिपोर्ट आई थी कि अप्रॉक्स 2 टन से ज़्यादा वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल पाया गया है। तो एज अ माउंट एवरेस्ट, हाँ, एज अ माउंटेनियर आपने उस माहौल को करीब से देखा होगा, तो फिर आप उस एसोसिएशन जो माउंटेनिंग एसोसिएशन है या गवर्नमेंट है, आप क्या उन्हें सजेशंस देना चाहते हैं? क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो आप एज अ माउंटेनियर क्या ऐसा कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि हमारा माउंट एवरेस्ट एक बार वापस खूबसूरत लगे? वैसे वो खूबसूरत है, बट अभी तक क्या है कि 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ हैं, यस, जिनको लाया नहीं जा सकता। उनका वो डेड बॉडीज़ का टेंट और उनका गार्बेज कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा ना। उन डेड बॉडीज़ को वापस नहीं लेके आ सकते हम लोग। -47 डिग्री टेम्परेचर, 8100 मीटर तक कुछ भी चीज़ उठा के नहीं ला सकते, दम नहीं होता शरीर में, क्योंकि करार नहीं होता। तो वो डेड बॉडीज़ का सबसे ज़्यादा गार्बेज। और तीसरा क्या होता है कि कुछ लोग क्लाइंबर जो थे वो अनट्रेंड, से 2019 में हुआ था कि 11 लोग खड़े मर गए थे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा, परमिट इतनी ज़्यादा इशू कर दिए जाते थे। तो कई अनट्रेंड क्लाइंबर होते थे जिनको पहाड़ की वैल्यू नहीं पता है, तो वो हर कुछ चीज़ें वहीं फेंक देते थे। हम यदि रियल माउंटेनियर हम हमारे 40 बैग में 40 तक कैरी करके लेकर आते हैं, सिर्फ यूरिन करते हैं वहाँ पे, बाकी कोई डिस्पोज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि एक रेपर फेंकूंगे ना, कभी उसमें स्नो वापस आ नहीं सकती। सो माउंटेनियर बनने में पहले माउंटेन को समझना ज़रूरी है। वो कब होगा? जब पढ़ाई करते हो, कोर्सेज करते हो, तब आके आप माउंटेनियर बनते हो। सो कहीं ना कहीं जो आपने पॉइंट कहा है वो है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, उनको सोचनी पड़ती, उसका बहुत बड़ा केवल अपर चार्म दिखता है। या और सेकंड डेड बॉडीज़ का गार्बेज बहुत ज़्यादा है। अगर मैम गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, हेलीकॉप्टर कोशिश भी की, पर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा 6100 मीटर के बाद। हमारा जो नीचे जाते प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते प्रेशर घटता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं, एरोप्लेन फूट जाते हैं। तो कैसे डेड बॉडीज़ की आप कुछ भी नहीं ला सकते, और इंसान की जाने की क्षमता नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से सबमिट होता है। अब हम आप अपने दर्शकों से ये चाहेंगे कि अगर आपके शहर या राज्य में कोई अचीवर्स हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप हमें उनके बारे में बताइए, लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है editormetromirror@gmail.com। हम चाहेंगे कि
ऐसे विजेताओं को, ऐसे अचीवर्स को हम अपने मेट्रो मिरर सेलिब्रिटी सर्कल में इंक्लूड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।